हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और 7 नवंबर का द हिंदू का साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। हम इस पर जितनी भी न्यूज़ हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये आपके काम की नहीं है क्योंकि ये आपकी समझिए कि पेंडेमिक वगैरह से रिलेटेड है। बाकी की न्यूज़ जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से निकल करके आते हैं। तो पहला जो छोटा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया था वो था कॉस्मिक जेट के बारे में, ठीक है। तो कॉस्मिक जेट यहाँ पर आपके इमिनेट होते हैं आपके ब्लैक होल से, न्यूट्रॉन स्टार से, पल्सार से। इस तरीके के ये आप इमेज देखिए तो पता चलेगा कि एक बहुत ही तेज़ बीम, यहाँ की लाइट की जो बीम है वो बहुत तेज़ी से इमिनेट होती है। और ये जो लाइट की बीम है ये बहुत सारे सेंट्रल ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार्स, इनसे इमिट हो सकती है, ओके। तो इन्होंने जो स्टडी की है वो स्टडी की है मेसियर 87, M87 इसको कहते हैं। ये गैलेक्सी है और इसने जो है जो ब्लैक होल हमें पता है अभी तक सोलर सिस्टम के अंदर, उसके चारों ओर ये गैलेक्सी यहाँ पर मौजूद है। तो इन सब के अंदर स्टडीज़ हो रही हैं कि किस तरीके से आपका कॉस्मिक जेट वगैरह यहाँ से निकलती हैं। और इस तरीके से आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको हम यहाँ पर प्रूव करने की, कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कॉस्मिक जेट क्या होते हैं। स्टडी में हमें नहीं जाना। तो इन एस्ट्रोफिजिकल जेट या फिर कॉस्मिक जेट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना ऑब्वियसली वेयर आउटफ्लोज ऑफ आयोनाइज्ड मैटर आर इमिटेड। तो जो आयोनाइज्ड मैटर होता है, जो कि आयनिक मैटर होता है, वो यहाँ पर आउटफ्लो होता है, इमिट होता है एज एन एक्सटेंडेड बीम, एक बीम की तरह। तो ये जो मैंने यहाँ पर इमेज में दिखाया ये बीम की तरह यहाँ पर इमिनेट हो रहा है एलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो जो ये रोटेशन इस तरीके से हो रहा है तो इसके पैरेलल में आप देखोगे कि ये चीज़ें दिखाई देंगी। दे लाइकली अराइज फ्रॉम अ डायनामिक इंटरेक्शन विद एक्रीशन डिस्क हुज एक्टिव प्रोसेस आर कॉमनली कनेक्टेड विद द कॉम्पैक्ट सेंट्रल ऑब्जेक्ट। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल हो, न्यूट्रिशन स्टार हो, पल्सार्स हो, इन सभी में से आपके इस तरीके के और जो लाइट बीम है या फिर कॉस्मिक जेट है वो निकलते हुए दिखाई देते हैं, ओके। तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अल्जाइमर के बारे में, स्लीप एंड अल्जाइमर। और इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपकी अल्जाइमर जो है वो एक डिजीज़ है, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ है। और नर्वस सिस्टम में जो खराबी की वजह से डिजीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। बेसिकली आपका जो कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल शेप है वो यहाँ पर नहीं रहती। ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पता हो तो कॉर्टेक्स यहाँ पर होता है, ओके। फिर आपकी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और कई तरीके की पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ये सब भी यहाँ पर होती हैं। नीचे में आपका यहाँ पर देखें तो आपको एक ऊपर जो सेरिब्रम है, नीचे सेरिबेलम यहाँ पर होता है, ओके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने यहाँ पर पता किया, देखिए एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दें, नर्वस सिस्टम आपको पता हो दो तरीके का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर आपका ब्रेन आ जाता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। और पेरिफेरल सिस्टम के अंदर जो है वो आपकी नर्व्स यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो ब्रेन हो या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या फिर ओवरऑल नर्वस सिस्टम हो, इसके अंदर जो है आपके न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम हर एक लिविंग जो एनिमल है उसके अंदर यहाँ पर पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्वियसली, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम सभी के अंदर पाया जाता है, लेकिन सिर्फ अगर आप देखें तो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कि उनके अंदर में नर्वस सिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस जो हैं उनके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। और उसी के ऊपर ये स्टडीज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत चल भी रही हैं। रिसर्चर्स फाउंड डेट द थैलेमिक रेटिकुलर न्यूक्लियस, ये भी आपका ब्रेन का ही पार्ट है जिसको TRN कहते हैं, ओके। तो वैसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रीज़न है दैट फॉर्म्स द कैप्सूल अराउंड द थैलेमस, थैलेमस के अराउंड में यहाँ पर ये एक कैप्सूल के रूप में रहता है। प्लेड अ रोल इन कनेक्शन बिटवीन द स्लीप डिस्टर्बेंस एंड अल्जाइमर्स इन माउस मॉडल। तो चूहों में ये डिस्कवरी हुई और पता चला कि अल्जाइमर के कारण स्लीप का जो डिस्टर्बेंस होता है वो किस तरीके से होता है, उसके ऊपर जो स्टडी है वो यहाँ पर हुई है, ओके। तो ये चीज़ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, ओके। दूसरी चीज़ ये है, और स्पॉन्जेस वाला आर्टिकल जो था वो यहाँ पर था, ठीक है। वो स्पॉन्ज मैंने इधर मिक्स कर दिया। ये आपका जो अल्जाइमर वाला है ये है कि अल्जाइमर के कारण जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो किस तरीके से आता है, उसके ऊपर स्टडी चल रही है। की टू द फ्यूचर, ये आर्टिकल जो है वो आपका इसी तरीके का है कि 55,000 साल पहले किस तरीके से रेडियो कार्बन यानी कि जो C14 का यूज़ हम करते हैं जो कार्बन डेटिंग के ज़रिए जो आपके फॉसिल्स हैं उनका एज पता करने के लिए ये सब काम हम यहाँ पर करते हैं। तो उसी से ही अर्थ की प्रोसेस के बारे में, क्लाइमेट चेंज और अवर फ्यूचर के बारे में जानकारी
जानने की बात चल रही है। मतलब अभी तो हम अपने पास्ट के समय को जानते हैं, लेकिन आगे जो है वो हम फ्यूचर के समय को भी जान पाएँ थ्रू द रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजीज़, उसके ज़रिए काम चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर से कुछ नहीं निकलता। ये आर्टिकल आपके सामने आया, स्पॉन्जेस एंड द ब्रेन। स्पॉन्जेस एंड द ब्रेन, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ब्रेन जो है वो आपका जो टोटल नर्वस सिस्टम है वो सभी लिविंग बींग्स में पाया जाता है। स्पॉन्जेस में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, डेस्पाइट हैविंग नॉट अ सिंगल न्यूरॉन इन टू कॉल अ ब्रेन। ठीक है, तो इनके अंदर एक भी न्यूरॉन्स नहीं होता। ठीक है, स्पॉन्जेस परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क, तो फिर भी स्पॉन्जेस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क कैसे कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड टास्क का मतलब है कि ये थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर उसको यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कवरी हुई, जबकि उनके अंदर एक भी न्यूरॉन्स नहीं है जो कि इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर स्टोर कर सके। थ्रू देयर बॉडीज़ टू कलेक्ट फूड, कैसे करते हैं ये नहीं पता। ये रिसेंट स्टडी जो कि पब्लिश हुई इन द साइंस, उसने ऐसा फाउंड किया कि ये जो है आपके स्पॉन्जेस ये कॉम्प्लेक्स सेल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं और हार्मफुल जो बैक्टीरिया है उनको वीड आउट करने का काम करते हैं, और रेगुलर फीडिंग का काम भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, दिस कुड बी अ फीचर फ्रॉम विच द कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम इवॉल्व्ड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्पॉन्जेस जो हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम आपका नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद द सन लाइट्स अप और इन हाई लेटीट्यूड कंट्री, तो ये आपको पता हो तो आपने पढ़ा हो तो ऑरोरा जो है वो लाइट्स होती हैं। ऑरोरा जो है वो आपकी पोलर लाइट्स इनको यहाँ पर कहा जाता है, और ये पोलर लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर इमिनेट होती हैं बाय सन एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कोलिजन। ठीक है, तो सन से आपका जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है उसके ज़रिए जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लाइट यहाँ पर निकलती है। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। तो रिसर्चर्स ने ये यहाँ पर पता किया कि इस बार जो दीपावली है उस पर बहुत भारी लाइट्स यहाँ पर जमेगी, मतलब बहुत तेज़ी से लाइट यहाँ पर दिखेगी आपको। इसको कहा गया सोलार दीपावली मनने वाली है। ठीक है, तो ये सब के कारण अगर आप देखें यहाँ पर, तो ए सोलार फ्लेयर डेट इज़ ओकर्ड ऑन द सन ट्रिगर्ड मैग्नेटिक स्टॉर्म, ये बात साइंटिस्ट ने कही। और कोलकाता के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि 4 नवंबर को बहुत तेज़ी से जो है वो सूरज से स्टॉर्म यहाँ पर निकलेंगे, जिसकी वजह से ऑरोरा जो है वो बहुत तेज़ी से डिस्प्ले होगी। ठीक है, सच एज टू ट्रिगर स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले ऑफ ऑरोरा। ठीक है, जो कि नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स पर होती है। ऑरोरा लाइट्स यहाँ पर उनको कहते हैं। ठीक है, इन द हाई लेटीट्यूड एंड द पोलार रीजन। तो दीपावली सेलिब्रेशंस के कारण इसको यहाँ पर नाम दिया है कि ये जो आपकी बहुत तेज़ लाइट यहाँ पर होगी, और इसको सोलार दीपावली का नाम दिया गया। ठीक है, तो हाउ ऑरोरा फॉर्म्ड, तो ये सिंपल सा इमेज है आपका। सन से जो है वो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं इनटू द स्पेस ड्यूरिंग द सोलार फ्लेयर। तो ये आप देख रहे होगे कि इसमें आपके पार्टिकल्स निकले, और पार्टिकल्स निकल के जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे यहाँ पर ये आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके से आपके जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एंटर करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद अलग अलग तरीके की फोटॉन्स यहाँ पर निकलते हैं, जिनकी वजह से लाइट जो है वो यहाँ पर निकलती है। डिफरेंट कलर्स ऑफ ऑरोराज आर कोज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर इन्वॉल्व्ड इन द कोलिजन। तो किस किस तरीके के मॉलिक्यूल्स आपकी एटमॉस्फेयर में है उसके बेस पर अलग अलग तरीके की लाइट यहाँ पर निकलती है, एज यू कैन सी। तो नॉर्दर्न अगर आप एरिया में देखोगे, ठीक है, ये जैसे आप ऊपर देख रहे होगे तो इस तरीके की लाइट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। इन्होंने ये भी दिया था पूरा कि किस तरीके से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो सोलार इसको यहाँ पर कहते हैं बेसिकली सोलार मैग्नेटिक साइकिल, और सोलार मैग्नेटिक साइकिल जो है वो सन के डीप इंटीरियर से शुरू होती है। डीप इंटीरियर से शुरू होने के कारण जो है आप देखोगे धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी अर्थ सन के सरफेस पर आ जाती हैं। सन क्रिएट रीजन्स दैट राइज टू द सरफेस, और एक डार्क स्पॉट यहाँ पर बन जाता है जिनको सन स्पॉट्स कहते हैं। इन सन स्पॉट से सन फ्लेयर्स यहाँ पर निकलती हैं। ओके, कभी कभी ये इनसाइड में भी होती हैं लेकिन आउटसाइड में भी देखने के लिए मिलती हैं। इन द सोलार फ्लेयर जो कि आपकी सन स्पॉट से निकलती हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। ओके, तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। दिस कोज द इमिशन ऑफ हाई एनर्जी एक्स रे रेडिएशन एंड हाईली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो पहली इमेज में आप देख रहे होगे कि सूरज से यहाँ पर इस तरीके से कुछ निकल करके पार्टिकल्स गए हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और सन के सरफेस से ये इमिट होते हैं। समटाइम्स सोलर फ्लेयर्स ऑल्सो कोज हॉट प्लाज्मा टू बी इजेक्टेड टू द सन। अगर ये पार्टिकल्स ना निकल के पूरा का पूरा जो एक कह सकते हैं कि एक प्लाज्मा टाइप का जो द्रव है वो यहाँ पर निकलना शुरू हो जाए, तो उसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। मतलब भारी मात्रा में
जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका एक समूह यहाँ पर एक साथ निकला है। कोरोनल मास इजेक्शंस कैन हार्बर एनर्जी एक्सीडिंग दैट द बिलियन एटॉमिक बॉम्ब। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो बिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये जो एनर्जी यहाँ पर निकली, रेडिएशन यहाँ पर निकले, या फिर हाई एनर्जी के पार्टिकल्स यहाँ पर इमेनेट हुए फ्रॉम द फ्लेयर्स, ये आपके अफेक्ट करते हैं अर्थ बाउंड ऑब्जेक्ट्स को। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक सैटेलाइट्स वगैरह हैं, या फिर एस्ट्रोनॉट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, ओके, या फिर आपकी वेरी पावरफुल अर्थ डायरेक्टेड कोरोनल मास इजेक्शंस कैन कोज फेलियर एंड पावर ग्रिड्स। जो आपके नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर मतलब आपके पोलर रीजन में जो पावर ग्रिड्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, या फिर ऑयल पाइपलाइंस होती हैं, या फिर डीप सी केबल्स होते हैं, उन सभी को नुकसान यहाँ पर पहुँचाते हैं। दे कैन ऑल्सो कोज स्पेक्टेकुलर ऑरोरा इन द हाई एल्टीट्यूड्स एंड पोलर कंट्रीज़। पोलर कंट्रीज़ में ऑरोरा लाइट्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। सबसे मतलब मेजर जो ब्लैकआउट अभी तक यहाँ पर हुआ है जब इस तरीके की लाइटनिंग और पोलर रीजन में हुई है, वो 1989 में हुई थी भारी मात्रा में, और उसके बाद जो अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2021 में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 4 नवंबर को देखने के लिए मिली थी, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पर छपा है। ए पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म डेट टुक डाउन द नॉर्थ अमेरिकन पावर ग्रिड नॉर्थ अमेरिका का पूरा पावर ग्रिड खत्म हो गया था 1989 में। कनाडा के भी कुछ रीजन्स में भारी तबाही देखने के लिए मिली थी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के दौरान आपका सन से जो है वो भारी मात्रा में कोरोनल मास इजेक्शन होगा, जिसके कारण ऑरोरा लाइट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, और उसको यहाँ पर सोलार दीपावली कहा गया, ठीक है। तो ये सब स्टडीज़ की गई, नासा का आपका ऑब्जर्वेटरी का यूज़ किया गया, प्लस कोलकाता बेस्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों ने ये सब काम यहाँ पर किए, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको नहीं पढ़ना कि किस समय क्या चीज़ें दिखनी थी हमें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि वेरी पावरफुल जो कोरोनल मास इजेक्शंस है पावर ग्रिड को फेल कर सकता है, ऑयल पाइपलाइंस और डीप सी केबल को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। ओके, हाई लैटिट्यूड्स और पोलर कंट्रीज़ में आपको ऑरोरा भी देखने के लिए मिलेंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, और सदर्न में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है कि कंट्रीज प्लीज इम्प्रूव ऑड्स ऑफ थ्रॉटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाई अ थर्ड। आर्टिकल्स यहाँ पर जो है वो दिखाता है जो COP 26 यहाँ पर जो समिट चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की ग्लासगो के अंदर, वहाँ पर जो है वो बेसिकली बात किस चीज़ की हो रही है कि 120 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने नए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस लॉन्च किए हैं, और इस तरीके से उन्होंने जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड और हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकने की कोशिश की है। पहले क्या था कि 2015 में जो हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस लॉन्च किए थे, उनके हिसाब से अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहें तो हमारे जो चांसेस थे, हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थे, उनके हिसाब से हम सिर्फ यहाँ पर देखो कि 8% चांस थे कि हम टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक सकते हैं, और 1.5 डिग्री तक रोक सकते हैं, इसके कोई चांसेस नहीं थे। लेकिन अब जो नए NDCs लॉन्च किए गए हैं उनके हिसाब से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक सकते हैं, इसके चांसेस है 34%, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक सकते हैं, इसके चांसेस है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सब जो है वो NDCs लॉन्च किए गए, इनके हिसाब से ये सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर निकल करके आती हैं। तो रीचिंग नेट ज़ीरो इमिशंस के टारगेट भी यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग दिए। इंडिया ने अपना जो पंचामृत का सिद्धांत है वो यहाँ पर लॉन्च किया, 5 नए NDCs यहाँ पर लॉन्च किए गए रिवाइज करके, ओके। और उसके अंदर एक था कि इंडिया जो है वो नेट ज़ीरो इमिशन यहाँ पर हो जाएगा 2070 तक, ठीक है। चाइना ने कहा हम 2060 तक हो जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ ने कहा 2050 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़े थोड़े यहाँ पर याद रखने हैं कि क्या है, इंडिया का तो याद रखिएगा, ओके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर ये भी कहा गया है कि और ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट भी आप यहाँ पर बना सकते थे, जिससे जो आपकी ये प्रोबेबिलिटी है 34% की और 1.5% की, ये और बढ़ करके आप देखें 60% और 11% तक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें यहाँ पर कही गई। बाकी अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये भी आपको यहाँ पर नहीं देखना। उसके बाद पेंडेमिक फार फ्रॉम ओवर इवन एज ग्लोबल टोर क्रॉसेस 5 मिलियन। तो लगभग 2 साल होने वाले हैं पेंडेमिक को, और 2 साल में 5 मिलियन से ज़्यादा मौतें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो मौतें यहाँ पर हुई हैं वो आपकी
यूएस में हुई हैं 0.75 मिलियन। फिर आप देखो ब्राज़ील है, इंडिया है, मैक्सिको है, रशिया, इन सभी में हाई टोल ऑफ डेथ देखने के लिए मिला। पूरा आर्टिकल काम का नहीं है, इसलिए पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट आपका पेज था और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।